बोलो भारत माता की। मैं अकेला हूं, आप 400 की संख्या है, फिर भी आवाज आपकी मंद है। पुनः बोलो भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की, भगवान बलराम की। बहुत बहुत धन्यवाद। सुविचार अभियान में जितने भी यहाँ देवतुल्य जो सजन भाई बहन यहाँ विराजे हैं, उन सबके श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम करते हुए इस गो आधारित जैविक कृषि के विषय पर बात रखने का प्रयास करूंगा। जैसा कि हमारे अधिकतम श्लोक में हमारे देही वाक्य में एक विषय आता है, माता भूमि पुत्रो हम पृथ्वी। इस श्लोक के बारे में हिंदी अर्थ ये कहा जाता है, ये भूमि मेरी माता है और मैं इसका पुत्र हूं। लेकिन थोड़ा सा इसके मूल भाव में जाने की भी आवश्यकता है। ये अथर्ववेद के द्वादश कांड का जो पृथ्वी सूक्त है उसका यह श्लोक है। उस श्लोक में खेती के विषय पर एक बहुत बड़ी बात कही हुई है कि दृष्टि के हिसाब से हम इस भूलोक को देखेंगे तो ये पृथ्वी है, लेकिन इसको उत्पादन की दृष्टि से देखेंगे, उत्पादकिता की दृष्टि से देखेंगे तो ये हमारी भूमि है। इसके ऊपर का जो सतह है वो भूमि है। इसका मतलब किसान को किसको महत्व देना चाहिए? पृथ्वी से भी ज्यादा महत्व भूमि को देना चाहिए। ऐसा हमारा अथर्ववेद का जो द्वादश कांड का पृथ्वी सूक्त कह रहा है। ऊपर की सतह का महत्व क्यों है? हमारी ऊपर की 1 इंच सतह को बनने के लिए 1000 वर्ष का समय लगता है। मेरे मरणोपरांत यदि मेरी देह का वजन 100 किलोग्राम होगा तो लगभग 1.5 किलोग्राम मैं मिट्टी बना पाऊंगा। इसका भाव क्या हुआ? इस जो मिट्टी बनी है इसमें कितनी हुतात्माओं की तपस्या लगी होगी, कितने पेड़ पौधे, कितने जानवर, कितने मनुष्यों की देह से ये मिट्टी बनी है, इसके बारे में हम सबको चिंतन करने की आवश्यकता है। एक बात तो ये है, ऊपर की सतह जो बनी है ये सोने से, अमृत से भी महंगी है, ये विचार करना आपको पहला। दूसरा, इस मिट्टी में क्या है? ये मिट्टी जीवंत है। इस मिट्टी में से एक मुट्ठी माटी को मैं उठाकर इसके अंदर रहने वाले जीवाणुओं की मैं गणना प्रयोगशाला की दृष्टि से करूं तो इसमें वर्तमान जनसंख्या में लगभग इस सृष्टि की 9 बिलियन के आसपास संख्या है, लेकिन हमारी एक मुट्ठी माटी के अंदर 10 बिलियन से ज्यादा बैक्टीरिया इस मिट्टी के अंदर होते हैं। ये किसमें है? हमारी एक मुट्ठी मिट्टी के अंदर होते हैं। अब प्रश्न खेती के साथ में खड़ा होता है कि मैं ये बात जीवाणुओं की और मिट्टी की क्यों बोल रहा हूं? यदि इस सृष्टि में जिस दिन जीवाणु खत्म हो जाएंगे उस दिन ये खेती बंद हो जाएगी। यदि मेरे शरीर से, मेरी देह से जीव खत्म हो गया तो आप कुछ ही पल बाद कहेंगे ये लाश है, इसको उठा ली जाए। और ऐसा होता ही है। जैसे ही हमारे परिवार के सदस्य के शरीर से जीव खत्म होता है हम उसको लाश घोषित कर देते हैं। इसका मतलब इस मिट्टी का प्राण तत्व कौन है? वो हमारे जमीन के जीवाणु है। अब इन जीवाणुओं के साथ हमारी खेती की गतिविधि से क्या प्रभाव पड़ता है, ये बात मैं हर समय बताता ही रहता हूं, जो मेरे जीवन पर प्रत्यक्ष प्रभाव छोड़ चुकी। वर्ष 2014 की एक दुर्घटना, संघ का संसद होने के नाते सेवा कार्य में खड़े थे अजमेर की विक्टोरिया हॉस्पिटल में। तो एक किसान भाई व्हील चेयर पे एक बहन को लेकर आता है और हम उसकी दवा दारू के लिए चर्चा करते हैं, लेकिन चिंतन का विषय ये था कि डॉक्टर दवा नहीं कर पा रहा है। डॉक्टर ने पूछा बाबू क्या हुआ? कि भाई साहब इसने दवा पी ली। देखो देश का दुर्भाग्य ये है कि किसान जहर को दवा बोल रहा है। उन्होंने कहा इसने दवाई पी ली। का समाधान ये है कि दवाई के बारे में नाम बताओ, पता बताओ। ये सब बातें हो रही थी, लेकिन अध्याय मेरे जीवन के लिए नया खड़ा होना था। उस दिन भगवत की कृपा होनी थी, जो भी जैसा कहे। उस डॉक्टर ने और मैंने उस बहन को झंझेड़ के पूछा बता तू कितना पिया? तो उस बहन ने बोला 1 ढक्कन। कितना? 1 ढक्कन। मेरे रोंगटा अभी भी खड़ा हो रहा है। उसके 5 मिनट बाद वो बहन अपने प्राणों को त्याग देती है। प्रश्न ये खड़ा होता है कि उस 80 किलो की 60 किलो की देह वाली बहन का शरीर उस 1 ढक्कन केमिकल से खत्म हो जाता है तो इस भूमि में व्याप्त असंख्य बैक्टीरियाओं के साथ क्या होगा?
और इस बारे में जब चर्चा और चिंतन हम करते हैं तो पता चला कि एक कृषि रसायन हमारी धरती के लिए बहुत खराब है। हमें इन जीवाणुओं को, इन कीटाणुओं को, इन केंचुए को, सबको बचाने का कार्य हम किसानों के साथ में है। हमारे पास कच्चा माल कितना भी होगा, यदि हलवाई नहीं होगा तो जीवन हमारा अधूरा रहेगा। ये सबके मन में ये दृढ़ बात होनी चाहिए। कच्चा माल कौन सा? कच्चा माल हमारे पास पेड़ पौधों की पत्तियां हो सकती है, जानवरों का अपशिष्ट हो सकता है, लेकिन हलवाई कौन है? हलवाई हमारी जमीन में रहने वाले जीवाणु, कीटाणु और केंचुए। ये खत्म हो गए तो आपके कच्चा माल धरा रह जाएगा। ये ध्यान रखने वाली बात। और जिस यूरिया की बात अभी डोड़िया खाद के बारे में मेरी बहनों ने यहाँ ड्रामे के माध्यम से बताया, इस यूरिया के लिए एक क्विंटल हम यूरिया खरीदते हैं तो 46 किलोग्राम नाइट्रोजन हमारे किसान को प्राप्त होती है। लेकिन आप गूगल करके देख लीजिए, हमारे यहाँ काफी युवा बंधु बैठे हैं, आप लिख लीजिए अवेलेबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन इन 1 हेक्टेयर लैंड। एक किसान के 6.25 बीघा जमीन में नाइट्रोजन कितनी है तो पता लगेगा 72,000 टन नाइट्रोजन उपलब्ध है, जिससे 4 राज्यों की आपूर्ति हो सकती है। कितनी बीघा जमीन से? 6.25 बीघा से। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा अध्ययन वैज्ञानिकों ने बहुत बारीकी से कर लिया है। लेकिन इन 72,000 टन नाइट्रोजन को नाइट्रेट में, ये कच्चा माल है, इसको पक्के में बदलने के लिए कौन आवश्यक है? ये हमारे जीवाणु आवश्यक है। तो यहां विषय आ रहा है कि जमीन में जीवाणुओं की न्यूनता को बढ़ाने की आज हमारी आवश्यकता है। जीवाणु कहां से आएगा? तो जीवाणु की जहां पर बात आएगी, अपशिष्ट की जहां पर बात आएगी, तो गो आधारित जैविक कृषि को केंद्र बिंदु में लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे। अब गो आधारित जैविक कृषि में हमारे क्या उत्पाद होंगे, कैसे हम इसमें आगे बढ़ेंगे? तो प्रथम उत्पाद हमारा गाय का गोबर होगा। अभी हैदराबाद में हमने एक प्रयोगशाला में इस बारे में जांच करवाई कि गाय का गोबर अपने आप में श्रेष्ठ क्यों है। तो पता चला इसमें 1200 प्रकार के बैक्टीरिया है और उसमें 68 प्रकार के बैक्टीरिया तो ऐसा है कि जितना भी कच्चा माल हमारी भूमि में पड़ा है, उस कच्चे माल को पक्के माल में बदलने का काम करते हैं। वो जैव उर्वरक की भांति का काम करते हैं, हलवाई के रूप में काम करते हैं। वो बैक्टीरिया किसमें है? गाय की गोबर में है, देशी गाय के गोबर के। तो हम आपसे आग्रह कर रहे हैं कि भाई आप अपने खेतों में, अपने जमीन के जीवाणुओं को बढ़ाने के लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है, छोटा काम करना है कि आप अपने 1 एकड़ भूभाग में 80 किलोग्राम देशी गाय का ताजा गोबर, 4-5 दिन तक का ताजा ही होता है, 80 किलोग्राम देशी गाय का ताजा गोबर आप अपने बरसात के समय खेतों में मोतीचूर के लड्डू बनाकर फेंक सकते हैं, पंचामृत की भांति छिड़क सकते हैं, थोड़े थोड़े दरदरे टुकड़े बना के फेंक सकते हैं। जिसकी जैसी श्रद्धा व्यवस्था उसके मुताबिक ड्रिप के साथ, फव्वारे के साथ में ये देशी गाय का ताजा गोबर डालना ही चाहिए। इससे क्या होगा? आपके जमीन में जीवाणुओं की असंख्य स्थितियां बनेगी। जितने जीवाणु ज्यादा होंगे, जितने केंचुए ज्यादा होंगे, उतनी भूमि उर्वरा होगी, उतनी उत्पादक क्षमता बढ़ेगी, उतना ही आपका खाद्यान्न बढ़ेगा और गुणवत्ता भी उत्कृष्ट आएगी। उत्कृष्टता का एक नमूना मैं आपको बता रहा हूं। हमारे एक किसान भाई ने एक कार्यक्रम में कहा कि आपके आग्रह पर 2 बीघा क्षेत्र में हमने गो आधारित जैविक कृषि की है और 22 बीघा हमने हमारी स्थिति से की है। और नरेंद्र जी बड़ोदिया हमारे गांव से 11 किलोमीटर दूर है। लेकिन इस 2 बीघा में और इस 22 बीघा में बहुत बड़ा अंतर दिख रहा है। क्या अंतर है? अंतर ये है कि 22 बीघा में आंधी तूफान आने की वजह से पूरी फसल जमीन पर चिपक जाती है, लेकिन जिस क्षेत्र में उस 2 बीघा में गाय का गोबर गया था, जिसमें गौमूत्र गया था, उस क्षेत्र की वो जो 2 बीघा की फसल है उसका एक पेड़ भी बांका नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? इसकी गुणवत्ता कैसी है? इसकी गुणवत्ता ऐसी है कि इस अनाज से जो वज्र की भांति तूफानों के सामने टिका हुआ, इस अनाज को खाने वाले उपभोक्ता के शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये मूल हमारा चिंतन है। ऐसी गुणवत्ता हमें प्राप्त होगी। ये गो आधारित जैविक कृषि का प्रत्यक्ष प्रभाव है। दूसरा, इन जो गो आधारित जैविक कृषि पद्धति से उत्पादित अनाज के अंदर गुणवत्ता का एक मानक और है। एक किसान के यहाँ गए तो उसका मजदूर हमसे कह रहा, भाई साहब आप जो गोबर गौमूत्र से खेती करवाते हो, इन कटों में वजन ज्यादा क्यों रहता है? तो ये हमारी प्रयोगशाला की दृष्टि से विचार करने वाला बिंदु बन गया कि ऐसा क्यों होता है।
तो हमने 45 गांवों के 97 किसानों के यहाँ से नमूने मंगवाए, एक जिसमें जहर पड़ता उसका नमूना मंगाया, एक जिसमें गोबर गोमूत्र पड़ता उसका नमूना मंगाया। 90% नमूनों के अंदर 1000 दानों का जो वजन है वो 53 ग्राम के आसपास आया, और जिस जमीन में जहर पड़ता था उसका वजन 44 ग्राम के आसपास आया। इसके नीचे की तह पर गए कि ऐसा क्यों होता है, जैविक वाले का वजन कम ज्यादा होता है और जहर वाले का वजन कम क्यों होता है। तो इसकी वजह ये चले कि जमीन से एक पेड़ भी उगेगा तो कम से कम 20 प्रकार के तत्वों का अवशोषण वो करेगा, और देने के नाम पर क्या है, यूरिया और डीएपी, वही कालिया और धोलिया। बाकी 18 का क्या, 18 करो, भूल जाओ उसको, 18 हमारे खेत में जाएंगे नहीं। इन 18 की वजह से निरंतर हमारी भूमि बंजर होती जाएगी, पथरीली होती जाएगी, और उसका एक साइड इफेक्ट और इस काले और धोले का, कालिया मतलब डीएपी, धोलिया मतलब यूरिया। जितना ज्यादा यूरिया जाएगा उतनी फसल हरी भरी ज्यादा होगी, जितनी फसल हरी होगी उतना ही रस ज्यादा होगा, जितना रस ज्यादा होगा उतना ही रस चूसक कीट ज्यादा लगेंगे, जितने रस चूसक कीट ज्यादा लगेंगे उतना ही कीटनाशक ज्यादा डालना पड़ेगा। उसके साथ साथ में इन यूरिया की और इन डीएपी की, काले धोले की प्रकृति है जमीन के पीएच को बढ़ाना, जमीन को सारी प्रकृति की तरफ अग्रसर करना। जमीन जितनी सारी होगी उतनी ही सारी प्रकृति की अनुकूल वनस्पतियां ज्यादा उगेगी, और जितनी ज्यादा वनस्पतियां उगेगी उतना ही किसान उसमें जानबूझकर या मजबूरी से खरपतवारनाशी डालेगा। और 99% खरपतवारनाशी स्वयं सारी प्रकृति के हैं, तो मिट्टी बंजर होती ही जाएगी। मिट्टी बंजर होगी तो जहां हमारे 5 किलोग्राम बीज डालने की आवश्यकता है वहां हमें 10 किलोग्राम बीज डालना पड़ेगा, क्योंकि बंजर भूमि के अंदर बीज नहीं उगेगा तो बीज की लागत भी बढ़ेगी। तो हमें एक यूरिया डीएपी के साथ साथ हमारे 5 प्रोडक्ट जुड़ते जाएंगे। जहां हमारे बैलों से खेती होती थी वहां उसके साथ साथ 15 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर आया, 45 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर आया, और 90 हॉर्स पावर की तैयारी चल रही है। और यदि दुर्भाग्य ऐसा ही चलता रहा तो हो सकता है जेसीबी के पीछे सीड ड्रिल लगा के हमारे को खेती करनी पड़ सकती है।